अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, संभल में दंगा हो गया और इस दंगे की आग में जो आधिकारिक पुष्टि हमारे पास है 4 लोगों की, वैसे 5 लोगों की मारे जाने की खबर है। इस दंगे ने बड़ा विकराल रूप धारण किया और रविवार को जिस तरह का हिंसा, दंगा, आगजनी, फायरिंग, पथराव के दृश्य देखने को मिले, बहनों भाइयों, ये बहुत विचलित करते हैं। किसी भी सभ्य समाज में इस प्रकार के दंगे स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए। लोगों की बेशकीमती जिंदगियां चली गई, इससे ज्यादा अफसोस की बात और कुछ हो नहीं सकती। आखिर हो क्या गया है समाज को और इतना धैर्य लोग क्यों खो रहे हैं और ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, अराजकता की इतनी विकराल स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संभल में लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली कोलैप्स्ड हो चुका है। हुआ क्या ऐसा, कारण क्या थे इसके पीछे, आज डिबेट में हम विस्तृत चर्चा इस बारे में करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय अदालत जो संभल की लोकल कोर्ट है, उनके आदेश पर जामा मस्जिद जो संभल शहर के बीचों बीच स्थित है, वहाँ पर कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था। ये सर्वे इस बात का था, एक पक्ष की याचिका थी कि यहाँ पर बाबर ने इसको तोड़कर मंदिर को मस्जिद बनाया। तमाम विवादों के बीच ये भी एक विवाद चल रहा था, लेकिन पिछले सप्ताह अचानक से एक पिटीशन आती है, 1 घंटे के अंदर उस पर बहस भी हो जाती है, दूसरे पक्ष की कोई ओपिनियन नहीं आती, कोई पूछा नहीं जाता, कोर्ट से सीधे आदेश होता है सर्वे करने का। सर्वे करने के लिए टीम भी पहुंच जाती है पूरे लाव लश्कर के साथ, कोर्ट का ऑर्डर और तुरंत सर्वे शुरू। पहले दिन सर्वे हो गया और ये सर्वे मतदान के 1 दिन पहले था। सर्वे संपन्न हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई, सब कुछ खत्म हो गया, आराम से रहा। लेकिन जैसे उपचुनाव के नतीजे खत्म हुए, उसके ठीक बाद अगले दिन नेक्स्ट डे संडे को सर्वे करने के लिए टीम अचानक से अर्ली मॉर्निंग पहुंच गई और फिर एक अफवाह फैली कि मस्जिद के भीतर खुदाई चल रही है। यह अफवाह क्यों फैली? क्योंकि मस्जिद के भीतर के एक हिस्से में जहाँ पर वजू किया जाता है, वहाँ पर एक फव्वारा लगा है, फाउंटेन, और वहाँ काफ़ी पानी भरा रहता है। तो सर्वे कमेटी और उन सब ने वहाँ पर उसको पानी को निकलवा कर उसके सर्वे करने की तैयारी की और जब पानी बाहर जाने लगा मस्जिद के बड़ी तादाद में वजू स्थल का, अचानक से एक अफवाह फैल गई। ये अफवाह कि मस्जिद की खुदाई चल रही है और उसके बाद बहनों भाइयों स्थिति बेकाबू हो गई और जिस तरह के भयावह दृश्य हमने देखे, वो उत्तर प्रदेश के संभल जिले के लॉ एंड ऑर्डर को कंप्लीटली कोलैप्स करते हैं। मैं जानना चाहता हूं और कई गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं और इस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस सवालों के घेरे में। यूपी पुलिस का जो आचरण है वो स्पष्ट सामने दिख रहा है। दंगाइयों का जो आचरण है वो तो आज से नहीं, लंबे समय से दिख रहा है। लोगों में धैर्य नहीं रह गया। अफवाह के आधार पर लोग एक दूसरे को मारने काटने पर आमादा हैं। हमारा समाज ऐसा नहीं था, पर यह समाज अब ऐसा बनता जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस खड़े हुए हैं क्योंकि लोगों की जिंदगियां गई हैं। जो इसमें युवा मारे गए हैं, उनके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ था। तो ये दंगा करने कौन लोग आए थे और दंगे की स्थिति को उत्पन्न क्यों होने दिया गया? मैं कुछ बेसिक प्रश्न खड़े करना चाहता हूं और जिसका चाहता हूं कि दोनों पक्षों की तरफ से जवाब आए। कोर्ट को ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि वो उसने बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए सर्वे का ऑर्डर कर दिया? ठीक, 1 दिन सर्वे हो गया, फिर दोबारा सर्वे की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? और अगर सर्वे की आवश्यकता थी तो इसके लिए दोनों पक्ष के लोगों को विश्वास में लिया जाना चाहिए था, दोनों तरफ के धर्मगुरुओं को बुलाया जाना चाहिए था, इस पर प्रॉपर पीस कमेटी की बैठक होनी चाहिए थी, प्रॉपर तैयारी करके तब करना चाहिए। हमारे यहाँ रिलीजियस इश्यूज की हैंडलिंग बहुत संवेदनशील तरीके से करने की ज़रूरत है और मैं ये मानता हूँ कि संभल का पुलिस प्रशासन गैर संवेदनशील था, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना इस प्रदेश के भीतर हुई। बहनों भाइयों, ये समाज को एक साथ रखकर चलने का वक्त है, भारत की तरक्की का वक्त है। इस वक्त हिंदू मुसलमान में बंटने और लड़ने का समय नहीं है। जब हम देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने और हम तरक्की के पायदान की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, उस वक्त इस तरह की कोशिशें और इस प्रकार की साजिशें, इस तरह के दंगे हमारे समाज को बांटते हैं, हमको लहूलुहान करते हैं, हमको एक जाहिलियत से भरा हुआ समाज की तरफ धकेलते हैं।
वो कौन लोग हैं कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कोई इंटेलिजेंस इनपुट क्यों नहीं जुटाए गए, और उत्तर प्रदेश के टॉप पुलिस ऑफिसर्स आखिर दफ्तरों में बैठे करते क्या रहे, ये फील्ड विजिट क्यों नहीं जाते, ये इंटेलिजेंस का आकलन क्यों नहीं करते, ये स्थिति की गंभीरता को समझते क्यों नहीं है। ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं या फिर इनके अंदर का प्रोफेशनलिज्म खत्म हो गया है। जब आप इतने बड़े संवेदनशील इशू को हैंडल कर रहे हैं, आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट होना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो बवाल कर सकते हैं, वो कौन लोग, उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए, उन पर पहले से एक्शन होना चाहिए था। और दोनों तरफ के धर्मगुरुओं को बुलाकर पीस कमेटी बनाकर आपको इसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई करके तब आपको सर्वे कराना चाहिए था। सर्वे की ऐसी तत्परता की आवश्यकता क्या है? ये कंप्लीटली वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक का फेल्योर माना जाना चाहिए। और पुलिस सामने से गोलियां चलाती दिखी है। आखिर ऐसे हालात हुए क्यों? और ये कौन थे जो दंगाइयों को भड़का रहे थे? इनको चिन्हित क्यों नहीं किया गया? और इनके खिलाफ पहले से प्रिवेंशन की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और जिस एक एडवोकेट जो मस्जिद के सदर, उन्होंने तो साफ साफ आरोप लगाए हैं पुलिस पर कि कि उनके सामने पुलिस ने फायरिंग की है। डीएम और एसपी को पता था, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि अभी बताया जा रहा है सिर्फ हिरासत में रखा गया है। तो पुलिस प्रशासन को ऐसे मौके पर निष्पक्षता के साथ खड़े होने की जरूरत है। किसी एक पक्ष की तरफ खड़े होने की आवश्यकता नहीं, उन्हें न्यायोचित कार्रवाई करने की जरूरत है। इंसाफ हुआ नहीं, होते दिखना भी चाहिए समाज में, तब विश्वास की भावना बहनों भाइयों प्रकट होती है। और यही विश्वास है जो समाज को एक धुरी में जोड़ कर रखता है। ये एकता का वक्त है, ये आगे बढ़ने का वक्त है, ये एक दूसरे के प्रति मोहब्बत का वक्त है, एक दूसरे पर भरोसे का वक्त है, ये भारत का वक्त है और ये तरक्की का वक्त है, ये समाज की समझदारी का वक्त है। ये आपस में लड़ने झगड़ने मारने काटने सब 80-90 के दशक की बातें हैं। जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चले गए हैं और आप मरने काटने में फंसे हुए हैं। क्यों अपने मुल्क की तरक्की में बाधा बन रहे हैं आप लोग? और मैं कहता हूं कि उस तरह के अक्षम, नकारा, अयोग्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को भी चिन्हित किया जाए जिनकी अदूरदर्शिता की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। जब प्राइम मिनिस्टर सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, मुख्यमंत्री सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तब वो कौन लोग हैं जो इस तरह की, जिनकी नासमझी की वजह से, जिनकी अदूरदर्शिता की वजह से या जिनकी मूर्खता की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई? बहनों भाइयों, ये स्थिति विचलित करती है और बहुत ही परेशान करती है एक नागरिक के रूप में भी। इसे हम सबको मिलकर सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और मनन करना चाहिए। और मैं हमेशा अपने दर्शकों से कहता हूं, संयम, धैर्य, साहस और विश्वास जिस समाज के पास ये नहीं है, बहनों भाइयों, कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज आए कुछ बयान सुनने, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया। सरकार ने, जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबवाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। ये न्यायपालिका के आधार पर वहाँ पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहाँ पर तो संभल में। सर्वे के लिए जा रहे हैं सर्वे कमिश्नर, तो धार्मिक नारों क्या मतलब है? ये उकसाना नहीं होगा? इस उकसाने में जो घटना हुई है और जिस तरह की हमारे देश की छवि खराब हो रही है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तीनों का फेलियर है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और फार्मर डीजीपी विक्रम सिंह साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मतीन खान उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं। एस.एम. अशरफ जाने माने इस्लामिक मामलों के स्कॉलर, और अशोक सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और हिंदू मामलों के पक्षकार भी रहे हैं और जाने माने विद्वान हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। वाजपेयी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये दंगा क्यों हुआ, और अगर इतनी बड़ी घटना हुई तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस घटना को किस तरह से संज्ञान में लिया और आपने क्या कार्रवाई की?
देखिए ब्रजेश जी, मैं आज आपका पहले वक्तव्य सुन रहा था और मुझे लगा बहुत सारी जानकारियां शायद आपको भी बहुत नज़दीक से नहीं है। मैं आपका हमेशा पहले जो आप प्रायर बोलते हैं उसको बड़े ध्यान से सुनता हूं। आज मुझे उसमें कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि जो हुआ है उससे इतर आपने बोली। मैं उन चीज़ों को बहुत बेहतर क्लियर करूंगा। आपने पूछा कि क्या हुआ। देखिए, जो कुछ भी घटा है, कोर्ट ने अपना आदेश दिया, कोर्ट के आदेश पे सर्वे हुआ। 19 तारीख को हुआ, रोशनी नहीं थी, कुछ लोग विरोध कर रहे थे, कहा गया आज नहीं हो पाया, इसको फिर किया। 23 तारीख को सभी पक्षों को नोटिस दी गई, डीएमएसपी को भी सर्वेयर ने सूचित किया, कोर्ट कमिश्नर ने होगा, और जो बता रहे हैं आप मस्जिद के सदर वो जो गिरफ्तार हुए उनको भी सूचना थी, उन्होंने भी नोटिस रिसीव किया था। उसके बाद सर्वे टीम गई, 7 से 11 का टाइम दिया गया था, 7 से 11 के टाइम में सर्वे हो रहा था और सर्वे अंदर हो रहा था। मस्जिदों से बाकायदा अनाउंस हो रहा था कि जो लोग इकट्ठे हुए वो चले जाएं। लोगों को पूरी सूचना थी और वहां के जो मोहल्ले के लोग थे, जब यह आचरण शुरू हुआ, वो कह रहे थे ये यहां के लोग नहीं है, बाहर के लोग हैं। चैनलों पर यह सब सामने आ रहा, लोगों के बयान है। अब आप पूछते कि किसने कराया, ये वो शक्तियां जो कहती थी भारत को बांग्लादेश बना देंगे। सपा के सांसद 3 दिन पहले से इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, उनको 3 बार नोटिस दिया गया। आज अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारे सांसद वहां थे ही नहीं। सपा के एमएलए का लड़का लगातार इस तरह के बयान दिया गया, नोटिस दी गई उनको लगातार। सरकार ने पूरी कोशिश की, पूरा संयम बरता और पुलिस प्रशासन की आज आप बिल्कुल भी मनाही नहीं। कई बार हम भी मानते हैं कि जल्दबाजी में निर्णय हो गया, पुलिस गई थी, उसको जानकारी थी, कुछ हो सकता है जितनी सर्वे में साथ जानी चाहिए थी उससे ज्यादा गई, व्यवस्था को संभालने को। लेकिन ये भीड़ चारों तरफ से योजनाबद्ध तरीके से उसी रात को तय करके आई, ये लोकल लोग नहीं थे और 5-5 लोग मारे जा चुके हैं, समझा रहे थे, किसी के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मत जाओ, और मस्जिद से जो अनाउंस किया जा रहा था उसके बाद ये हुआ। ओके, तो आप कह रहे हैं कि समाजवादी, वो साजिशें हैं, एक सवाल लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव, अखिलेश जी कह रहे थे सरकार ने दंगा कराया, ये अखिलेश जी के लोगों ने दंगा कराया। लगातार चुनाव हारने से तुष्टीकरण कराने के लिए एक बड़ा अब एक दो सवाल ले लीजिए, सवाल लीजिए, उसको एक करने के लिए किया है। सवाल नंबर 1, अगर समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक, उनकी फैमिली या कोई दंगाई सम्मिलित था तो उसके खिलाफ प्रायर एक्शन क्यों नहीं लिया गया और ये दंगा क्यों होने दी गया? सवाल नंबर 1, क्या पुलिस और प्रशासन ने अनुमति, सवाल पूरा हो जाने दीजिए, सवाल पूरा होने दीजिए, सवाल पूरा होने दीजिए। अगर पुलिस प्रशासन को गोली चलानी थी तो क्या इसकी प्रायर अनुमति शासन से या स्थानीय स्तर पर ली गई? दूसरा, कोई पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई? और तीसरा, क्या ये इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बाहर से तमाम लोग आ गए थे दंगा करने, तो पुलिस और इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? देखिए ब्रजेश जी, पहली बात जो आपने कहा कि ये लगातार सांसदों विधायकों को नोटिस दी गई कि इस तरह की बयानबाजी मत कीजिए। नोटिस दी गई, तामील हुई, नोटिस दी गई और तामील हुई। किसी को बोलने से पहले ही गिरफ्तार कर ले तो आप कहेंगे संविधान में आजादी नहीं थी, बोलते ही गिरफ्तार कर लेते हैं, और ना गिरफ्तार करें तो आप कहते हैं उनको सूचना नहीं दी गई। सूचना दी गई, विधिवत सूचना थी और कोर्ट का आदेश था। जो आप कहते हैं पीस कमेटी, कोई पीस कमेटी का आदेश नहीं था, सिर्फ सर्वे का आदेश था। और सर्वे भी क्या, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी एकदम क्लियर था और एक दिन पहले हो चुका था 19 तारीख को। 24 तारीख की भी नोटिस दी गई सभी पक्षों को, डीएमएसपी को भी कोर्ट कमिश्नर ने बताया कि हम जाएंगे, पुलिस को भी बताया। पुलिस ने उस संख्या से ज्यादा बल लिया कि ऐसा ना हो कुछ मिस हैपनिंग हो, क्योंकि जब 19 को किया था कुछ लोग बाहर नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने अपना बर्ताव रखा कि हाँ वो गई, और अड़ोस पड़ोस के लोगों ने भी कहा कि सर्वे होने दीजिए, इससे क्या है, मामला न्यायालय में, न्यायालय निर्णय करेगा। आपके हिसाब से पुलिस को तो कंप्लीट क्लीन चिट है, इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं। जो 5 लोग मारे गए या 4 लोग मारे गए, बिल्कुल इसको लेकर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तरफ से घेर के पुलिस पर हमला करेंगे, सब प्रॉपर्टी, सार्वजनिक प्रॉपर्टी तोड़ेंगे, लोगों की प्रॉपर्टी में आग लगाएंगे, पुलिस क्या करेगी? क्या करेगी? अब पुलिस के परिवार नहीं है, पुलिस मर जाए, तो पुलिस ने गोली चलाई, लोगों की प्रॉपर्टी जलने दी जाए, पुलिस ने गोली चलाई, क्या ये चाहते हैं लोग? क्या ये पुलिस ने गोली चलाई है? नहीं, समाचार में पुलिस को दोषी दिखाएं कि वहां आतंकियों, जो लोग पीड़ित हैं उनको पीड़ित दिखा रहे हैं, जिन्होंने गुम्मेबाजी की, पत्थरबाजी, वो पीड़ित हैं, और जो लोग उसमें फंसे थे या जिनकी संपत्ति जल रही थी वो आरोपित है। मुझे लगता है ये जो नैरेटिव किया जा रहा है ये गलत है ब्रजेश जी, ये गलत है। शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए, परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सरकारी संपत्ति को तोड़े। अनूप संडा हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के। धन्यवाद, धन्यवाद।
अनूप संडा जी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनूप जी, इतनी बड़ी घटना हो गई और सरकार की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से आरोप है कि आपके लोग, स्पेशली आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संभल के और आपके एक विधायक के बेटे भी इसमें सम्मिलित हैं। सरकार झूठी है और मक्कार है। सरकार खुद पूरे उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या तो अकुशल हैं, अकर्मण्य हैं, काहिल हैं, अदूरदर्शी हैं, उनका परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर वो इतने योग्य और सुशासन वाले मुख्यमंत्री हैं तो जो सवाल आपने उठाए मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के अपने मित्र से कि अगर पहले से सूचना थी, पहले से सब कुछ था, तो कोई भी तैयारी क्यों नहीं की गई? बाहर के लोग अगर आकर के वहां दंगा कराना चाह रहे थे तो इंटेलिजेंस का फेल्योर है कि नहीं है? पुलिस ने उनको रोकने के लिए व्यवस्था नहीं की। मतदान करने के लिए आदमी जाता है, उसको बैरिकेड लगा करके रोकते हो, और कोई दंगा करने के लिए जा रहा है उसको आपने खुली छूट दे दी। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है। ये सरकार खुद चाहती है कि उत्तर प्रदेश में खून बहे सड़कों पर। इस सरकार के हाथ निर्दोषों के खून से रंगे हुए हैं और ये सरकार, इसने अपने पुलिस के अधिकारियों को छूट दी हुई है इस बात की कि उनकी अयोग्यता और अदूरदर्शिता की आड़ में सरकार सांप्रदायिकता का गंदा खेल खेल कर सके, अपने वोटों की राजनीति को सुनिश्चित कर सके। हमारा सीधा निकल कर सामने आया, हीरो वाजपेयी ने वो फैक्ट प्रस्तुत किया कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए को नोटिस तामील हुई थी। तो आपने अपनी पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं समझाया कि इस तरह की उकसावे वाली कार्रवाई में शिरकत ना करें? नहीं, कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं की किसी नेता ने। ये भारतीय जनता पार्टी का झूठा आरोप है और हम तो ये कहते हैं कि अगर चुनाव के समय आप प्रत्याशी को गिरफ्तार कर सकते हो तो आप रोक लेते हैं उनको, तो आपके पास तो अधिकार था। मैं ब्रजेश जी एक और बात पूछना चाहता हूं। कई वीडियो सामने आए, प्रशासनिक टीम गई, एएसआई की टीम गई सर्वे के लिए, दोनों पक्ष मौजूद थे, इनकी बातें भी मैं मान ले रहा हूं। प्रशासन के बीच में, पुलिस के घेरे के बीच में, पुलिस की सुरक्षा के बीच में वो लोग कौन थे जो सर्वे के बाद धार्मिक नारे लगा रहे थे? ये सवाल भी उठता है। क्या सरकार का कोई इशारा तो नहीं था प्रशासन को कि दूसरे पक्ष को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए, आहत करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी हार हुई है और सरकार के मंसूबों की जीत हुई है, सरकार कहीं ये पूरा मामला खुद से क्रिएट तो नहीं करना चाहती थी? हमारा तो ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर केंद्र की सरकार पूरे देश में सौहार्द चाहती है उसको उत्तर प्रदेश की बहुत शुक्रिया संडा जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वाजपेयी जी रुकना पड़ेगा, मैं जरा पहला राउंड कंप्लीट करूं। मुझको ज्यादा समय हाँ बिल्कुल समय दूंगा, पर प्लीज वेट, प्लीज वेट, ज्यादा समय दीजिए। हाँ प्लीज वेट, बिल्कुल समय मिलेगा आपको। मैं विक्रम सिंह जी को इन्वाइट करता हूँ, वो बेहतर स्थिति का आकलन कर सकेंगे। विक्रम सिंह जी बहुत शुक्रिया आपका सर, हमें समय देने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि ये संभल की जो घटना हुई है, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आप इसको किस तरह से सिस्टमैटिक इंटेलिजेंस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के फेल्योर की तौर पर मानते हैं, या फिर घटना का आकलन करने में, स्थिति का आकलन करने में संभल की पुलिस और अधिकारी प्रशासन विफल रहा? प्रारंभिक संबोधन में गागर में सागर समा दिया और उसके बाद मेरे लिए कुछ कहने को बचा नहीं है। आपने जो समीक्षात्मक टिप्पणी की है, आपने कहा जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट सीम टू बी डन। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखाई पड़ना चाहिए। एसडीएम या जज ने जो अपना निर्णय दिया था, तो क्या ये बताया जाता है कि एक्स पार्टी दिया था? ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरण में क्या एक्स पार्टी दिया जाना चाहिए? अगर एक्स पार्टी दिया था तो ये भी बहुत एक गंभीर प्रकरण है। ये भी जो इंक्वायरी सरकार ने ऑर्डर की है इसके ऊपर विचार करना चाहिए। दूसरी चीज कि अगर इतना महत्वपूर्ण सर्वे हो रहा है तो क्या ये जरूरी नहीं समझा कि वहां के बुजुर्गों को, शांति समिति को क्रियाशील बना करके एक वातावरण तैयार करते, उसके बाद हम करते? अगर हमने शांति समिति का गठन किया, उनको क्रियाशील नहीं किया, बुजुर्गों को हमने शामिल नहीं किया, तो ये बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक है। और हम लोग जो पुलिस विभाग ने पूरा जीवन दिया है, हम कभी असहाय या हेल्पलेस नहीं फील करते हैं। भीड़ कहां से आ गई? आज आपने जो मौजूदा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा से पुरानी 144 आपने लागू की, तो 5 और उससे ज्यादा व्यक्ति लाठी बल्लम लेके नहीं आ सकते थे। यहाँ अगर भीड़ आ गई, कोई कह रहा 50,000, तो कहां से आ गए? आसमान से उतरे। पत्थर का छत इकट्ठा हो गए तो अकस्मात आ गए, आकाश वृष्टि हुई थी।
तो ये सवाल तो वहां के पुलिस प्रशासन को देना होगा, आखिर ये जमावड़ा हुआ कैसे। और आपने जो यक्ष प्रश्न किया है, वास्तव में इसका कोई उत्तर है नहीं। और उत्तर क्या है ये आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। मेरी एक मजबूरी है कि जिस विभाग में मैं 36 साल रहा हूं, अब आप होशियार को इशारा करती है, मैं क्या आगे कहूं। तीसरी चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि देयर इज ऑलवेज अ बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग। स्थिति पे नियंत्रण करने के लिए आपने वहां ये देखा होगा, हम कभी आगे जा रहे हैं, हम कभी पीछे आ रहे हैं, एक अफरा तफरी का माहौल है, एक अनुशासन के साथ। आपने फायरिंग की बात की, फायरिंग में कहीं आदेश देने की जरूरत नहीं है। जो सीनियर मोस्ट मजिस्ट्रेट है, या तो वो ऑर्डर देगा, मजिस्ट्रेट नहीं तो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर है। और हमारी दंगा बलवा ड्रिल होती है, बलवा ड्रिल में सबसे पहले चरणबद्ध तरीके से चेतावनी, वाटर कैनन, टीयर गैस, लाठी, रबर बुलेट और फिर फायरिंग। इस चरण में 6 चरण में होता है। तो अब उसके चलते ब्रजेश जी, आप तो खैर इंक्वायरी, जुडिशियल या बेंच इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है, ये सब चीजें देखी जाएंगी। लेकिन इसमें जो आपने चूक बताया, भीड़ का इकट्ठा होना, भीड़ का आक्रामक होना, भीड़ के ढाके लगा लेना। हालांकि मैं यही बता दूंगा, बताया ये जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से सब चिन्हित हो जाएंगे। और जो मृत्यु हुई है, ये बताया जा रहा है पुलिस ने फायरिंग नहीं की, पुलिस ने केवल टीयर गैस चलाया। चलिए, अगर बड़ी सरकारी कह रहे हैं कि फायरिंग नहीं हुई है तो पर जो आपने देखा होगा कि बहुत से वीडियो वायरल हुए हैं और उसमें पुलिस अधिकारी गोली चलाते दिख रहे हैं। वो जितना मैंने देखा, मैंने जो ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने 2 चीजें चिन्हित की हैं। एक तो टीयर गैस गन है, जो कि 45 डिग्री के कोण पे चलाई जाती है, जिससे पैराबोला बने और टीयर गैस से दूर जाके गिरे। लेकिन कुछ ऐसे अनुशासनहीन लोग होते हैं जो टीयर गैस पैराबोला में नहीं, वो सीधे बॉडी वाइटल पार्ट से मारते हैं। मैं इसकी संभावना से इनकार नहीं कर रहा, अब भगवान करे ऐसा ना हो। दूसरी चीज विदेश की ये है कि टीयर गैस मैंने देखा, लेकिन मैंने ये भी देखा था पिस्तौल, लेकिन मैंने उसको चलते हुए नहीं, लहराते हुए देखा था। लेकिन कोई भी अगर टीयर गैस नहीं चलती है तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा, सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर करेगा। ये सविवेक से जब नहीं इस चलते। तरह के मोस्ट सेंसिटिव इश्यूज को हम हैंडल करते हैं, स्पेशली मंदिर मस्जिद से जुड़े हुए विषय को, तो हमें इसकी गंभीरता का भी आकलन होता है। एक सिक्योरिटी असेसमेंट भी होना चाहिए था, एक इंटेलिजेंस गैदरिंग भी होनी चाहिए थी, उन लोगों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए था जो बवाल कर सकते हैं। जैसा कि बता रहे हैं कि बाहर से लोग आ गए, अगर आ गए तो इससे बड़ा फेल्योर क्या है, और उससे भी बड़ा फेल्योर कि आपके पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट ही नहीं कि इतना बड़ा जमावड़ा कैसे हो गया। विजय जी, हर थाने में हिंदुस्तान के 6 रजिस्टर ऐसे होते हैं जो कि ऐसे मौके पे खंगाले जाते हैं। रजिस्टर बदमाशान, सांप्रदायिक सूचना रजिस्टर, सांप्रदायिक गुंडा रजिस्टर, विलेज क्राइम नोटबुक, ग्राम अपराध पुस्तिका, थानाध्यक्ष गोपनीय डायरी, इनको खंगाल की जो भी अभी सूचना होती है और पुराने 20 साल में जो भी अपराधी प्रकाश में आए, हिस्ट्री शीटर आए, उनको पहले ही नजरबंद कर लिया जाता है। क्या यहाँ पर एक भी व्यक्ति नजरबंद किया गया? अगर नहीं किया गया है, ये भी एक चूक थी। इसके बाद आप अगर आ जाएं कि आपने बाद में प्रिवेंटिव एक्शन लिया, तो प्रिवेंटिव एक्शन तो पहले ले लेना चाहिए था। बाद में अगर लिया तो क्या लिया? संवेदनशील प्रकरण में एक एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है। हर जिले में इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम होती है, आंतरिक सुरक्षा योजना। ऐसे मौके पर उसका पूर्वाभ्यास किया जाता है, जिससे कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, हर अधिकारी कर्मचारी को मालूम हो उसकी ड्यूटी क्या है। पूर्वाभ्यास में हर चीज। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे में चलिए एसपी से चूक हो गई असेसमेंट करने में, कम से कम 2 लेयर तो फील्ड में होती है, आईजी, डीआईजी और एडीजी की, उसके बाद फिर लॉ एंड ऑर्डर की, और फिर फाइनली डीजीपी के पास कमांड होती है। जब हमारे पास मल्टी लेयर पुलिस फोर्स का लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, तो ये गाइड क्यों नहीं किया गया कि ये सिचुएशन ऐसी खराब हो रही है तो हमें ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, एक आईपीएस अफसर और वो भी पुलिस अधीक्षक के पद पे जो रहता है, ये उम्मीद की जाती है, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस है, ये तो बहुत ही बेसिक और मौलिक चीजें हैं। ये उम्मीद की जाती है कि जिले का एसपी डीएम अपने आप ही देख लेंगे, कर लेंगे। अगर नहीं, वो हमें क्या लगता है कि जिस तरीके से 19 को शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, ये खुशफहमी में थे सभी लोग कि अब जो 24 को होगा, ये होगा 23 को होगा, 24 को होगा, वो शांतिपूर्ण तरीके से निकलेंगे। नहीं निकला। आपको हमेशा ये तैयार रहना चाहिए, कीप द गन पाउडर ड्राई। आप बंदूक और शस्त्र बिल्कुल तैयारी हालत में रखिए, जिससे कि जब जरूरत पड़े तो ये ना हो कि ये क्या जगह है दोस्तों। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। और हुआ क्या, पुलिस वाले 20 घायल, लेकिन हमारे राजनेताओं ने जो बची कुची कसम थी, सबने मतलब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, लेकिन एक शब्द सहानुभूति का पुलिसकर्मी जो घायल हुए, पुलिसकर्मी तो आप सबके हैं, अकेले थोड़ी, उनके प्रति एक शब्द सहानुभूति का। मैं दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सर सम्मिलित करूंगा।
परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए अशोक सिन्हा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, हिंदू मामलों के पक्षकार भी हैं। अशोक जी, स्वागत और धन्यवाद आपका। मैंने मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट आज फिर से सुने 2 बार। उन्होंने कहा हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग को नहीं तलाशा जाना चाहिए, ये समाज के लिए विभाजनकारी है, गलत है। तो ये क्या हो रहा है संभल में? अभी भाग्यनगर में उन्होंने एक और अभी लेटेस्ट बात कही है कि हमारा वस्त्र चाहे जो भी हो, हम चाहे जैसे कपड़े पहनते हों और चाहे जो उपासना पद्धति के लोग हों, हमारे अंदर जो मनुष्य का शरीर है वो सब एक है। और इसके पहले एक बात और कहा था कि सबका डीएनए एक है। ज़रा इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में ही मैं बात करूंगा। घटना क्या होती है, इस पर एक केस होता है अदालत में। अदालत का ये तरीका है, मैं स्वयं 38 साल तक प्रोविंशियल सिविल सर्विस का एक घटक रहा हूँ, जिसमें 10 साल की नौकरी मैंने पुलिस की भी की है एज ए सिविल डिफेंस ऑफिसर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जब न्यायालय के समक्ष ये पिटीशन आई तो न्यायालय ये देखता है कि इसको खारिज करें या स्वीकार करें। स्वीकार करने के पहले वो जो तथ्य दिए रहते हैं उसकी थोड़ी सच्चाई उन्हें मालूम होनी चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले सर्वे का आदेश इसलिए दिया कि जो उसमें लिखा हुआ था कि ये हरिहर मंदिर था, नक्शा दिखाया जा रहा है और आईने अकबरी और बाबरनामा का प्रमाण दिया जा रहा है कि 1526 और 1530 के बीच में 3 जगहों पे बाबर ने आक्रमण किया था, एक पानीपत में, एक अयोध्या में और एक ये हरिहर मंदिर संभल में। संभल मंदिर की हमारी मान्यता क्या है कि कल की अवतार यहीं होना है। ये भविष्य पुराण की बात लिखी हुई है और सबका विश्वास है कल की अवतार इसी हरिहर मंदिर से होगा। मगर इसका जब आया तो जज ने आदेश दिया कि इसको 1 महीने में सर्वे करके पूरा किया जाए। मगर वकील के सामने क्या दिक्कत थी कि उसके लड़के की शादी इसी महीने में थी। तो उसने कहा साहब मुझे अनुमति दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर मैं रिपोर्ट सबमिट कर दूं। वो कमिश्नर जो था वह अदालत का एक अंग था, वो सर्वे करने गया, उसे आदेश मिला कि 1 हफ्ते में कर लीजिए। तो वो पहले 19 को पहुंचता है। 19 को पहुंचने के बाद सर्वे शुरू होता है और नियमानुसार सर्वे शुरू होता है। मगर वहां पर कोर्ट ने निर्धारित कर रखा था कौन कौन लोग उपस्थित रहेंगे। उस उपस्थिति में वहां के एमपी साहब पहुंचे, वहां के एमएलए साहब भी पहुंचे और एमएलए साहब के बेटे भी पहुंचे और उनके साथ कुछ और लोग भी साथ में बैठ गए वहां पे और कुछ भाषण भी किया उन्होंने, मतलब उन्होंने कुछ बातें भी कही। समय भी शाम हो रहा था इसलिए वो सर्वे बंद हो गया। सर्वे दूसरे दिन भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 168 है इसके अनुसार उनको नोटिस वहाँ के जो अध्यक्ष थे मस्जिद के उनको दिया गया और देने के बाद सुबह 7 बजे से 11 बजे तक का समय दिया गया और ये लोग अपने समय पे पहुँच भी गए। मगर जो घटनाएं हुई हैं, मैंने कहा कि मैं एक सिविल सर्विस का अंग था इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो घटना हुई है वह लड़ाई संविधान मानने वालों और संविधान को नकारने वालों के बीच में था। आप कह रहे हैं ना इंटेलिजेंस इनपुट क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं, सब कुछ था। इसीलिए फोर्स लगाई गई थी वहां पे कि एक न्यायालय की कार्यविधि है उसमें एक अब पूरा पुलिस फोर्स नहीं मंगाई जाती। जस्टिफाई कर रहे हैं कि पुलिस एक्शन सही है। मैं 100% कह रहा हूं और जो कोर्ट ने जो कुछ भी कार्रवाई की 6 चरण पूरा किया गया है। आप देखिए कि सर्किल ऑफिसर जो पुलिस का था उसके पैर में छर्रे लगे। आप कह रहे हैं ना गोली चली। आपको कोई दुख है जो लोग मारे गए हैं? बिल्कुल दुख है, मरे कोई भी इस देश का एक निवासी था, नागरिक था। तो आप चाहते हैं कि इसकी कोई हाई लेवल इंक्वायरी हो? बिल्कुल होगी, जब भी ऐसी घटना होती है उसकी इंक्वायरी की जाती है। आप क्या चाहते हैं, किस तरह की इंक्वायरी हो? इंक्वायरी हो कि सच्चाई क्या है, किन लोगों ने इस प्रकार की अफवाह फैलाई कि खुदाई हो रही है, किन लोगों ने यह अफवाह फैलाई कि नहीं अंदर जो है हम, और जाके देखिए कि एमपी साहब ने 19 को भाषण क्या दिया था, हम इस देश के मालिक। 19 तारीख को रोका क्यों नहीं गया? सुनिए उन्होंने भाषण क्या दिया है, हम इस देश के मालिक हैं, कोई नौकर और गुलाम नहीं है। हम मस्जिद की रक्षा हर हाल में करेंगे, हर कीमत पे करेंगे। बिंदु और 2-4 कहे जो नहीं कहे जा सकते, इस समय मामला गर्म है। तो ये जो भाषण हुआ है तो आप लोगों ने शांति की अपील, कोई प्रयास किया कि सिचुएशन टेंस ना हो? देखिए पुलिस ने पूरी व्यवस्था की थी,
पूरी तैयारी के साथ, और मगर इसमें जो पहले प्री प्लानिंग करके जो ये पथराव हुआ है, जी, जो हथियार बरामद हुए हैं, जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, जो सीसीटीवी कैमरे पहले तोड़े गए हैं, थैंक यू। ये उद्देश्य क्या था? सीसीटीवी क्यों? क्या हमारी पहचान न हो? बहुत शुक्रिया आपका। मैं एस एम अशरफ साहब को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने इस्लामिक मामलों के स्कॉलर हैं। अशरफ साहब, ये दंगा क्यों हो गया? आखिर लोगों ने धैर्य क्यों खो दिया? क्या उन्हें इंसाफ पर भरोसा नहीं था, कोर्ट पर भरोसा नहीं था, या प्रशासन पर, या सर्वे कमेटी पर? आज मेरी आपसे एक गुजारिश है, चूंकि मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, 1-2 मिनट का, जो भी मुझे अपनी बात अनइंटरप्टेड पहले कहने दीजिएगा। मैं पहले राउंड टोकता भी नहीं, उस पर भी मैं आऊंगा, क्योंकि वो कुछ चीजें मेरे दिमाग में, कोई चीज जन्म कहां से लेती है, वो शुरू क्यों हुई और ऐसा हुआ क्यों। पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर यहाँ के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने इस मुद्दे को चाहते तो हमेशा के लिए मुद्दा खत्म हो गया होता, जिसका जिक्र अभी सिन्हा साहब कर रहे हैं कि साहब उन्होंने कहा था कि साहब क्या हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढोगे। ये बात उनकी उस वक्त तक बिल्कुल सच हो गई होती अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ नहीं किया होता। जैसे चंचूड़ ने कि नहीं साहब, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, वो एक्ट क्या है, वो प्रिजर्व करता है ना राइट, जितने आपके रिलीजियस करैक्टर हैं, और वो किस डेट के अंदर ओपन हो गया है ना, किस डेट के अंदर। लेकिन अब आप देखिए ना, जब एक उस एक्ट का कोई मतलब नहीं रह गया ना, हमारी शुरुआत कहां से होती है। चलिए मान लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोर्ट ने इंटरप्ट नहीं किया, रास्ता ओपन हो गया। ऐसे 500 मस्जिदें हों जिसको आप बताएंगे बाबरनामा और आईने अकबरी में लिखा हुआ है कि साहब बाबर ने और अकबर ने ऐसा है, उनके दादा ने किया, वो बिल्कुल मिल सकता है, वो तो साक्ष्य है। आप सबको तोड़ते रहिए, शिवलिंग ढूंढते रहिए उसके अंदर, और हिंदुस्तान के माहौल को बर्बाद करिए। चूंकि ये रुकना कहीं ना कहीं चाहिए था। खुद मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है कि साहब 3 के अलावा मैं ज्यादा आगे बात नहीं बढ़ाना चाहता, वरना ये मसला खड़ा हो जाएगा। अब आप सुनिए हुआ क्या है। 3 बजे 3:30 बजे विष्णु जैन, इसे एक्सपर्ट हैं, बाप बेटे इस बात के महारत हैं, कहीं कुछ आपके घर हो, कहीं ये बता दूं जिसके नीचे मंदिर है उसकी खुदाई भी करवा देंगे कोर्ट से ऑर्डर लेकर आने के बाद। इनको इससे फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए थे तो ना? अब ये तो कोर्ट बैठी है ना, इंतजार कर रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर वो खत्म हो गया, ठीक है जाइए साहब जांच कर दीजिए। अब बात हुआ क्या, एक आदेश, एक बिना किसी पक्ष को सुने हुए दूसरे पक्ष को, एक मस्जिद जिसको आपको एक बात पता है 1947 के बाद कोई वाद, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए सर, सुन लीजिए, 1947 के बाद कोई भी विवाद उस मस्जिद को लेकर नहीं हुआ है हिंदू मुसलमानों के बीच में। जो कुछ हुआ है 47 के पहले हुआ है। यानी अब 2024 में एक आदमी एक एप्लीकेशन देता है, वो बता देता है साहब कि ये हरिहर मंदिर है, इसके अंदर हुआ, ठीक है आपने ऑर्डर कर दिया। क्या उसका प्रोसीजर होना चाहिए? आपने ऑर्डर किया, उसके 2 घंटे उसकी, अभी अब हीरो वाजपेयी बोल रहे हैं ना कि 2 चीजों के लिए थी, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी, दोनों चीज 2 घंटे में हो गई है। तो जब 19 तारीख को सर्वे कंप्लीट हो गया, बिना किसी उसके कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा था। यही तो मैं जानना चाह रहा हूं, किसने कहा अधूरा है? यही तो मेरी बात सुनिए, आप लोग फैक्ट को, फैक्ट को हाइड करके बात मत कीजिए, मैं पूरी बात, मुझे फैक्ट पता है ना। अच्छा, पूरी रिपोर्ट दे दी? जी हाँ, 19 तारीख को इन्होंने अपना सर्वे कंप्लीट किया। उसके बाद विष्णु जैन डीएम कहां जाते हैं? क्या लोकस डीएम का होता है? डीएम क्या कहते हैं कि साहब ये चूंकि सर्वे जो हुआ है इसमें मेजरमेंट नहीं हुआ है। टेक्निकल बात लेके आते हैं, मेजरमेंट समझ रहे हैं, जो फव्वारे की बात आ गई कि मेजरमेंट नहीं हुआ, इसलिए इसको एक बार सर्वे करने की जरूरत और होती है। 22 या 23 तारीख की रात में 11 बजे 10 बजे, जिसका आप नाम ले रहे हैं, जो जफर साहब कौन साहब हैं, पुलिस पहुंचती है कि साहब कल सुबह हम आपके यहां सर्वे करेंगे। जाता कौन है? सीओ एंड एसडीएम। उनको एप्लीकेशन देकर रिसीव करा लेते हैं कि सुबह 7 बजे सर्वे होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। डीएम के आदेश पे दोबारा ये चीज होती है, और उससे पहले आप पूरे संभल को छावनी बना देते हैं और विष्णु जैन को अलाउ करते हैं कि अपने सैकड़ों लोगों के साथ जय श्री राम का नारा उद्घोष करते हुए वो जाए वहां चढ़ाई करने के लिए। दंगाई कहां से आ गए फिर इतने? पहले तो आप बताइए ये 100 लोग क्यों आ गए? जब आप सर्वे करने गए थे, एडवोकेट कमिश्नर को जाना था, 100 लोग कहां से आ गए जो जाके वहां नारा लगा रहे हैं साहब जय श्री राम और बिल्कुल हम मस्जिद लेकर रहेंगे? दंगाई क्या, तो लोकल लोग हैं। आपने जो है जब क्या इसमें राजनेता भी सम्मिलित हैं? क्या अपोजिशन के लोग भी सम्मिलित? जाऊंगा ही नहीं, अभी मैं पुलिस की बात करता हूं। 2 ऑफिसर इसके जिम्मेदार हैं, एक अनुज कुमार चौधरी, दूसरी वंदना मिश्रा एसडीएम। डीएम कह रहे हैं इसको मेजर करने के लिए हम लट्ठे से लाभ लेते हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं साहब जो है इसको बाकायदा इसके फव्वारे को जो है ऑन करने के बाद ही जो इसका मेजरमेंट हो पाएगा। इतनी कॉम्पिटेंट हो गए एसडीएम क्या आप डीएम को ओवररूल कर देती है और डीएम साहब मानते हैं? तो अगर इतने इनएफिशिएंट डीएम हो तो अच्छे आदमी को ये तो चलिए अंदर हो रही थी घटना, ये बाहर दंगा कौन लोग कर रहे थे? बाहर दंगा किस लिए कर रहे? जब उनको पता लग गया कि साहब फव्वारे हो गए, खुदाई हो रही है, एक रूमर में फैली, रूमर तो ऐसे फैलती है। अब पुलिस जो अनुज चौधरी साहब है, इनका काम ये था कि लोगों को शांत करके वापस करते। इन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया है और कहा ठीक है ये सब दंगाई है, इन पे फायर करो। अब आप पुलिस डिफेंड करें मैंने नहीं मारा, उन्हें अपनी गोली से मर गए। पुलिस के सामने दंगा करोगे, पथराव करेगा कोई, फायरिंग करेगा कोई,
तो पुलिस के हाथ में हाथ धर के बैठी बात होगी। समझ, प्रदेश को तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए। जब आप सर्वे दोबारा करने गए तो क्यों नहीं लोगों को आपने थोड़ा सा इन्वॉल्व वक्त का अभाव, मैं थोड़ा ऐसे में किया? वक्त तो आज कम मुझे मिला। आज मैं दूंगा समय मेरी और बात आगे बहुत नेक्स्ट ले है। लीजिएगा। मतीन खान मेरे साथ मौजूद हैं। मतीन खान जी, आप लोगों का कर्तव्य था कि समाज को समझाइए, बुझाइए, ये क्या घटना हो गई है संभल के भीतर, और आप लोग कोई शांति की अपील नहीं, कोई समझाना नहीं, कोई भाईचारा नहीं। 19 तारीख का सर्वे हो गया कोर्ट के ऑर्डर से, उसके बाद में कोर्ट का ऑर्डर नहीं है जब ये कल गए हैं सर्वे करने, विदाउट ऑर्डर कोर्ट के गए हैं। डीएम साहब ने परमिट किया। डीएम साहब हत्यारे हैं, वहाँ जो 5 हत्याएं हुई हैं उसके डीएम साहब हत्यारे हैं और वहाँ का पुलिस प्रशासन हत्यारा है। ये पूरे संभल ही नहीं, पूरे प्रदेश, पूरे देश को ये मणिपुर बनाना चाहते हैं। तो जो दंगा कर रहे थे वो लोग कौन है? दंगा किसने कराया, किसकी बुनियाद पर हुआ? जो लोग नारे लगा रहे जा रहे थे, लोगों उकसा रहे थे कि हम मस्जिद को जो है हम मंदिर बना देंगे, ये कौन कर रहा था? उन पर क्या एक्शन हुआ? उनको क्यों नहीं इतनी अभी सी तक बात पे गिरफ्तार कोई किया नारा गया? लगा उनको क्यों देगा नहीं तो जेल में डाला दंगा गया? हो जाएगा। क्यों? इतनी सी बात पर दंगा हो कोई जाएगा। आदमी किसी को गाली देता रहेगा, क्या करेगा? अब शब्द कहा जाए, गाली दिया जाएगा, क्या मस्जिद को जो है मंदिर बना देंगे, हैं? जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, लोगों अच्छा, को जब आप उकसा लोग रहे को हैं। अरे assessment लोगों था को उकसा रहे हैं, अब लोगों को कि उकसा रहे हैं, ऐसा उकसाया जबरदस्ती जा रहा पानी है। खोल दिया, तो मैं ये जानना वजू चाहता हूं खाने का कि- पानी खोल दिया, वहां पर लोगों को भ्रम पैदा हो गया कि क्या जो हुआ, कौम क्योंकि के- इससे पहले बाबरी मस्जिद शहीद हो चुकी है। कौम के जो सीनियर लोग हैं, क्या वो इस अफवाह को, इस र्यूमर को, इस उकसाने की, जैसा कि आप क्लेम कर सुबह रहे 7 हैं, बजे उस कितने प्रवृत्ति को लोग उठ रोकी क्यों जाते नहीं? हैं? सुबह सीनियर 7 लोगों को बजे, आना चाहिए था सामने। सुबह 7 बजे कितने लोग उठ जाते हैं जब ये र्यूमर फैली कि मस्जिद गिराई जा रही है? तो लोग एकदम से निकल के आ गए, और कोई जो कह रहे हैं बाहर के, कोई एक भी आदमी बाहर का नहीं, सब लोकल आदमी जो मैं मरने कहता हूं वाले लोकल भी जितने- हों, तो जितने ये 5 दंगा लोग करने गोली की से जरूरत मरे क्या हैं, थी? क्या वो बाहर के लोग हैं? मुझे एक बात बताइए, आपको र्यूमर पता चली, इस पे लोगों को आगे आना चाहिए, रोकना चाहिए, समझाना चाहिए। तो कौम के रोकने और सीनियर, आखिर समझाने देखो, का मौका नहीं दिया, 5 पुलिस ने बच्चों फायरिंग की, कर दिया 5 की स्ट्रेट जान चली फॉरवर्ड। गई ना, 5 की जान चली गई ना, वो तो नहीं रहा इस दुनिया में। चारा डाला था पुलिस ने। पुलिस हत्यारे है ना, पुलिस ने हत्या की है वहां पर, चारा डाला गया। डीएम ने वहां हत्या की है, एसडीएम ने हत्या तो की है। अब शांति ये लोग बहाली की कसूरवार बात हैं, होनी हत्या चाहिए। करने वाले हैं। अब शांति बहाली की बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। भाई शांति अब कौम तो हर में वक्त शांति होना आनी चाहिए। हर वक्त दोनों शांति तरफ होता। से। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि कोई आदमी इस तरह का काम धन्यवाद। करे, मगर वीरेंद्र जी भी आ संविधान गए को डिबेट लेकर में। के हम जी। प्रोटेस्ट जरूर कर सकते ओके हैं। वीरेंद्र जी, थोड़ा सा आज लंबी खिंच गई डिबेट, वक्त भी। मुझे आप बताइए कि एक्चुअली संभल में क्या हुआ, किसकी गलती है और कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं? वीरेंद्र जी। देखिए, सर्वे तो पूरा हो गया है, 29 तारीख को इसकी रिपोर्ट दाखिल हो जाएगी, और जो उपद्रव हुआ है, लोगों का मारा जाना, गोली चलना, ये बहुत बड़ी घटना है। ये बर्बादी का एक कारण बन जाएगी, लोगों का जीवन परिवार बर्बाद हो जाएगा, पीढ़ियों को भोगना पड़ता है। हिंदू मुसलमान इस देश की सच्चाई है, और मोहन भागवत जी के उस स्टेटमेंट का स्वागत होना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा है। लेकिन ब्रजेश जी, गलती किसकी, सजा किसको मिले? इस देश में जब जब भीड़ इकट्ठा हुई और वो बेकाबू हुई, तो तमाम सारे लोग निर्दोष उसमें मारे गए। और आज भी हम ये अपील करेंगे कि किसी निर्दोष को इसमें ना फंसाया जाए। एहसास हिंदू और मुसलमान के वो जीवित रहने चाहिए। संभल की जामा मस्जिद अपने अस्तित्व को लेकर जो फैसला होगा वो कोर्ट करेगी। उस पर पहले भी राम मंदिर पर फैसला आया है, आगे भी फैसला आएगा, लेकिन बेगुनाहों पर कार्रवाई ना हो। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि एसपी आज इस देश में नेताओं के लिए बोल रहे हैं कि नेताओं के चक्कर में मत पड़ो, तुम लोग बर्बाद हो जाओगे, नेता तुमको बर्बाद कर देंगे। अभी नेताओं के इस देश में इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि पुलिस के अधिकारी उनके क्रियाकलाप की समीक्षा करें। तो ये बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि किसी पुलिस के अफसर को ये अधिकार नहीं है कि वो नेताओं को बदनाम करे। वो कानून व्यवस्था को संभाले जिसकी जिम्मेदारी उसको दी गई है। दंगा फसाद गोली ये कभी अच्छी बात नहीं मानी गई है, लेकिन हम सभ्यता में आने के बाद, आधुनिक होने के बावजूद भी धर्म जैसे नाजुक मुद्दे पर आज किस हालत में है, यह संभल की घटना सबके सामने है जी। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जो सत्य पर चलते हैं, जो प्रेम के मार्ग पर चलते हैं,
वही कामयाब होते हैं और उन्हीं को कामयाब होना चाहिए। आज समय कम है, लेकिन इस देश में जो लोग व्यवस्था संभाल रहे हैं, चाहे धर्मगुरु हो, सरकार हो, नेता हो, उन सब के लिए ये कहना चाहूँगा कि आंधियों को इजाज़त दिए जा रहे हैं और चिरागों से कहते हो सलामत रहो, और आग में घी की आमद बढ़ी जा रही है और कह रहे हो कि बस्तियों सलामत रहो, और भर रहे बैर नफरत दहलीज पे और कह रहे हो कि आदमियत सलामत रहो। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, अत्यंत सारगर्भित बात और अपना पक्ष और अपनी जानकारी, फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, दूसरा चरण इस पर चर्चा का शुरू करेंगे। इसमें हम अपने सभी अतिथियों से बात करेंगे। सबसे पहले मैं रुख करूंगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी का। हीरो वाजपेयी जी, इसके पहले हमने देखा था काशी विश्वनाथ में भी सर्वे की प्रक्रिया उस वक्त अपनाई गई थी, ज्ञानवापी में भी। वहाँ सब कुछ सकुशल हो गया था, वहाँ कुछ भी बवाल नहीं हुआ, जबकि वो ज़्यादा संवेदनशील स्थल था। तो जो एसओपी वहाँ पर तय की गई थी, वो एसओपी संभल में पुलिस ने क्यों नहीं लागू की? देखिए, तमाम चीजों के बाद ब्रजेश जी, सारे सवाल आप एक ही तरफ होकर क्यों पूछ रहे हैं? ये पूछिए कि साहब, ये जो उपचुनाव हुए और इसमें कुंदरकी का जो रिजल्ट आया, लोगों को भय लगा, जमीन निकल गई, लोगों को लगा कि मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लोगों में घर कर गया है। उसके बाद ये घटना का प्रारूप रचा गया। लगातार उस तरह की बयानबाजी करना, जिन लोगों ने घर जलाए, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति तोड़ी, लाइव टीवी पे लोग बोल रहे हैं, मोहल्ले के लोग, कि हमें सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है। एक औरत खड़े होकर चिल्ला रही है, कहां से लोग आ गए, वो पत्थर चल रहा है, वो कह रही वापस जाओ वापस जाओ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ये सोचे समझे ढंग से इस सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना, दंगा कराना, किसी तरह तुष्टीकरण से वोट बैंक वापस आ जाए, ये सब इसकी साजिश है, ये राजनीतिक साजिश है। जांच हो रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आरोप लगाना इतना आसान है जिसकी कोई कीमत नहीं। एक जवान उठाई और आरोप लगा दिया। लेकिन क्या है कि जो लोग दंगाई थे वो पीड़ित, और जो दंगे में लुट गए, पिट गए, मर गए, जिनके घर जल गए, जिनकी गाड़ियां जल गई, पुलिस वाले घायल हो गए, इतनी सार्वजनिक संपत्ति टूट गई, उसका कोई लेखा जोखा नहीं। मुझे लगता है कब तक हम एक तरफा दंगाइयों को देखते रहेंगे और कब तक इस पर ये कहते रहेंगे कि भाई ये चीज की फेल्योर है, सरकार की फेल्योर है, पुलिस की फेल्योर है। अरे भाई, वो लोग भी तो धैर्य रख सकते हैं। आप इतनी देर से कह रहे हैं कि रहनुमा क्यों नहीं निकल गया? डीएम और एसपी खुद लोगों को समझा रहे थे, लोग मुंह पर कपड़ा बांध जिस वक्त ये बवाल शुरू हुआ वाजपेयी जी, डीएम और एसपी मौके पर नहीं थे, जबकि उनको मौके पर होना चाहिए था। लोग मानने को नहीं था। और चैनल पे बैठ के भी क्या हो रहा है? चैनल पे बैठ के वही आग हो रही है ना कि साहब उन्होंने ऐसा किया। अरे जिसने ऐसा किया जांच में सामने आएगा, बचेगा कोई नहीं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में यदि पुलिस की गलती होगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। पर तो कौन सी जांच कमेटी आपने गठित की? कौन सी हाई प्रोफाइल आप जांच करा रहे हैं? उसका लेखा जोखा प्रस्तुत कर दीजिए। देखिए, जांच चीजें जैसे जैसे ब्रजेश जी चीजें आएंगी, छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। जान गई है लोगों की, वो कौन लोग थे, किसने गोली चलाई, 24 आवर्स नो इंक्वायरी, गोली कैसे लगी, तमाम कोई इंक्वायरी आपने ऑर्डर नहीं किया। अभी जांच में तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। देखिए ब्रजेश जी, धीरे धीरे ऑर्डर होंगे, सब चीजें सामने आएंगी। आज नहीं, आपके चैनल पे बैठ के चुनाव के पहले भी लोग बोलते थे और चुनाव के बाद वो भाग गए। आज भी जो चैनल पे बैठ के तमाम लोग अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, उनके जमाने में भी तमाम हुआ था और आगे भी बहुत बार होता है कि हमें लगता है कि हम मामले को समझा ले गए, मामले में बहुत शांति है। 19 तारीख को हुआ, 24 को हुआ, नोटिस सर्व की गई, सबको नोटिस दी गई, लोग समझ गए कि भाई जानकारी हो गई कि आप क्या कर रहे हो। लोग नहीं आएंगे, लेकिन यदि लोग आए तो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, लोग सामने से नहीं निकल पाए, लोग सामने थे नहीं रोक पाए, तो भैया तो आपके हिसाब से जो कुछ भी संभल में हुआ सब जस्टिफाइड है, उस पर नहीं हुई। लेकिन इसको एक नजरिए से देखना छोड़ दे, एक नजरिए से देखना लोग छोड़ दे। अनूप संडा जी धन्यवाद सर। शासन की है, हर गलती न्यायालय की, वैसे संविधान, न्यायालय के आदेश सब माने जाएंगे, और जब मामला दंगाई का आ जाए तो न्यायालय, संविधान सब बेकार। धन्यवाद। ओके, अनूप संडा जी, मुझे आप बताइए कि इस घटना के लिए किस तरह की इंक्वायरी की आवश्यकता है? आज मैंने देखा कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर से मिले। आपकी पार्टी किस तरह की इंक्वायरी की डिमांड करती है, तब जब कुछ उंगलियां आपकी तरफ भी उठी हुई हैं?
हम चाहते हैं घटना की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के जज से हो, और उस जांच में सारे तथ्य सामने आए। लेकिन उसके पहले मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं ब्रजेश जी, जो ध्यान देने की है। अभी आप आरएसएस के जो एक साथी बैठे हैं उनसे आप बात कर रहे थे, और जांच की आपने बात की, इंक्वायरी की। बड़े आत्मविश्वास से उन्होंने कहा कि इंक्वायरी बिल्कुल होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आरएसएस के उन प्रवक्ता महोदय की संवैधानिक हैसियत क्या है कि जो आपके सम्मानित चैनल पर बैठ करके इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि इंक्वायरी होगी? उनके पास वो संवैधानिक ताकत चाहिए, आपके पास चाहिए। प्लीज इस सरकार की समस्या यही है कि सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर चल रही है। आप अपोजिशन है, आप अपनी भूमिका को किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि पहला आपका प्रयास होना चाहिए शांति और अमन, दूसरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और जवाबदेही तय करना, ये आपका काम है। जब जी बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन जब प्रदेश सरकार के मुखिया पुलिस और प्रशासन को इस बात के लिए उकसाएंगे कि पशु बल के प्रयोग के द्वारा लोगों की संवेदनशील मसलों को संवेदनहीनता के साथ निपटाया जाए, तब समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ बोलेगी, और ये हमारा अधिकार है। बहुत धन्यवाद आपका। मैं विक्रम सिंह जी को इनवाइट करता हूं। धन्यवाद, मुझे वक्त मिला तो मैं फिर आपके पास आपको कुछ वक्त दूंगा बात रखने के लिए। मैं विक्रम सिंह जी को इनवाइट करता हूं। सर, हमने देखा था विक्रम सिंह जी की जिस वक्त ज्ञानवापी का सर्वे किया गया था वाराणसी के भीतर, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लगाए गए थे, प्रॉपर बंदोबस्त किया गया था। दोनों तरफ के जो सीनियर लोग हैं, धार्मिक गुरु लोग हैं, उनको सबको साउंड किया गया था, प्रॉपर व्यवस्था करके बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से कई दिन सर्वे की प्रक्रिया चली। पर सर कुछ नहीं हुआ, वहाँ बहुत नॉर्मली सब कुछ निकल गया। पर संभल में वो एसओपी क्यों नहीं लगी सर? वही पुलिस है और वही उत्तर प्रदेश है। देखिए, इसमें कोई क्षमा का खाना नहीं है ब्रजेश जी कि इस तरह का कोई दंगा हो जाए, और जिम्मेदारी किसी की हो, डीएम एसपी की जिम्मेदारी सदैव थी और रहेगी। मैं इसी क्षेत्र में डीआईजी था 3 साल, जिसमें संभल था मुरादाबाद में था, मुरादाबाद, बिजनौर और रामपुर, और 6 दिसंबर 1992 को मैं वहां का डीआईजी था। एक पत्ता नहीं हिला, और जियाउर रहमान सांसद महोदय के मरहूम अब्बा शफीकुर रहमान बर्ग साहब सांसद थे, उन लोगों को हमने विश्वास में लिया, तमाम लोगों को विश्वास में लिया, हर पार्टी के हर वर्ग के लोगों को लिया, और एक पत्ता सबसे संवेदनशील स्थान पे नहीं हुआ। लेकिन ड्रिल हमारी पूरी थी, और बदमाशों की गिरफ्तारी एक रात को ऐसा कर दिया था कि 24 घंटे पहले जितने भी बदमाशान थे जो कभी प्रकाश पे 10 साल में आए थे, वो सलाह के पीछे थे। पूरी तरीके से तैयारी थी। यहाँ पर हम समझते हैं कि तैयारी में यह इंटेलिजेंस, क्योंकि भीड़ मैंने कहा अकस्मात नहीं आती है, पत्थर इकट्ठा नहीं हो जाता है। हमारे पास आज ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ड्रोन के जरिए पता लगा सकते हैं कि छतों पे पत्थर है या नहीं है, और हमारी इंटेलिजेंस, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर और इस तमाम चीज़ों में सीसीटीवी से हम पता लगा सकते थे कि संदिग्ध मशकूक लोग कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। शायद अगर हम थोड़ा बहुत कर लेते, लेकिन अब हम बात की बात, मैं एसपी को बधाई दूंगा कि उसने कहा कि नेतागिरी मत करो, अपने भविष्य देखो। थाने में एक बार अगर नाम आ गया, जिंदगी तबाह हो जाओगे। क्योंकि मैं अगर वहां पे होता, मैं नसीहत मशवरा न देता, मैं एंटी राइट ड्रिल जो हमें ताकत देता है, चेतावनी और बल प्रयोग और चरणबद्ध तरीके से टीयर गैस, वाटर कैनन, लाठी, और उसके बाद जो करना होता मैं तब करता। मैं मशवरा देना हमारा काम नहीं है, ना मैं मशवरा वगैरह देता हूं, लेकिन एसपी ने कम से कम एक मोस्ट नॉन लीथल एक विकल्प को ढूंढा और बच्चों को समझाने की कोशिश की। मैं फिर भी बच्चे कहूंगा, लेकिन आज ये वक्त आ गया है, उनको चिन्हित करें फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। जो बदमाश है सेलेक्टिवली सही, उनके ऊपर कार्रवाई करें। और हमारे नेताओं का एक शब्द आपने संवेदना के लिए, एक उनके जो इसकी भर्सना दंगे की आपने तो नहीं की। आप ये कह देते शांति बनाए रखें, आप ये कह देते कि जो बदमाश है उनके ऊपर कार्रवाई करें। आपने इसमें भी निर्वाचन हो रहा है, निर्वाचन में ये हो गया, बूथ कैप्चरिंग हो गई, इसलिए दंगा हो गया। दंगा हो गया तो उसके बारे में, निराकरण के बारे में कुछ कहेंगे? या पुलिस जो है चीन सर, इस प्रदेश का इतिहास रहा है कि यहाँ दंगों की फसल पर राजनीतिक दलों ने अपने अपने कुर्सियां मजबूत की हैं। ये प्रदेश, मतलब इससे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल देश में कोई नहीं हो सकता। इसी प्रदेश में आप पीछे जाएंगे तो आपका तो खैर मेरे से 3-4 गुना ज़्यादा अनुभव है। ये प्रदेश की राजनीति का तो ये अहम हिस्सा है।
तो इसको लाभ उठाने का पूरा, देखिए इसमें भी दंगे में भी राजनीतिक अवसर तलाशने में लोगों की कमी नहीं है। मैं उसकी टिप्पणी, राजनीति मेरा विषय नहीं है, लेकिन पीड़ा इस बात की भारतीय नागरिक होने के नाते जहां भर्त्सना होनी चाहिए, जहां मरहम लगाना चाहिए, वहां बात इस तरीके की हो रही है कि साहब ये तो निर्वाचन और ये तो पार्टी बंदी और ये तो दुनिया भर की बातें हो रही हैं। लेकिन जो मुद्दे की बात है, दंगा नहीं होना चाहिए था, दोषियों पर कार्रवाई हो, और पुलिस वाले जो पिटे हैं, जो मृतक हैं, हमारी सहानुभूति उनके साथ। जी शुक्रिया सर। हाँ सिन्हा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। मैं ये पहले बात तो ये कहूँ कि मैं संघ का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक समसेवक हूँ और मुझे राय रखने का अधिकार है, उसी हैसियत से मैं यहाँ हूँ। नंबर 2, इंक्वायरी की बात हमने कहा होना चाहिए, और क्यों इंक्वायरी इसलिए होना चाहिए कि मुझे मालूम है कि 1920 में यह मस्जिद एएसआई के नियंत्रण में थी, और ये एएसआई मॉन्यूमेंट है। किन परिस्थितियों में इस पर मुसलमानों का कब्जा हुआ, नंबर 1 इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नंबर 2, किन परिस्थितियों में वहां एएसआई के अधिकारी सब भाग गए छोड़ करके, यह इंक्वायरी का विषय है। और इंक्वायरी ये भी होना चाहिए कि किस प्रकार से अफवाहें फैलाई गई, किस प्रकार से वहां पर सारे लोगों को इकट्ठा करके पत्थरबाजी की गई, और जिसमें 28 पुलिस वाले घायल हुए हैं। सीओ वहां का जो सर्किल अफसर है, उसके पैर में गोली लगी है, छर्रे लगे हैं। यह तब जाकर के सब हुआ है जब ये प्री प्लानिंग एक प्रकार से संवैधानिक संस्था के द्वारा, न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन पर आक्रमण है ये। और अभी ऐसी कितनी और मस्जिद हैं जहां पर मंदिर, मैं उसको उचित मानता हूं, प्लीज मैं उचित मानता हूं, मैं आप अपनी बारी की उचित मानता हूं मैं इस बात को लेकर के ऐसी कोई कि आने वाले दिनों में यह एक संदेश है पुलिस का कि जो कहा जा रहा है कि हम दिल्ली घेरेंगे, हम प्रधानमंत्री घेरेंगे, हम संसद घेरेंगे, यह जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं इस देश के संविधान के खिलाफ, उनको यह सोच लेना चाहिए कि यह एक इशारा है। अगर आपने अराजकता पैदा की, संविधान पे आक्रमण किया, संविधान के खिलाफ आपने काम तो किया, खुला कह दिया, मैं साफ कह रहा हूं, आपने अगर यह किया जालिम को जालिम करना, ये प्रोटेस्ट आप गांधी जी का आंसर नहीं करने जा रहे हैं, को आप गांधी जी का आंसर नहीं करने जा रहे हैं, आप रुक जाएं, समय न बर्बाद। आपने तो साफ साफ कह दिया, ये बता दो। धन्यवाद, आप धन्यवाद, थैंक यू। आप वो करें, इनको बोलने दें, आप अपनी बारी में बोलिए। ये तो साफ कह दिया। मुझे हैरानी हो रही है, पर शुरुआत शुरुआत इन्होंने बड़ी अच्छी की, और एकदम से बताया कि अगर कोई दिल्ली में घेराव करता है या संसद का घेराव करता है, यही होगा, अराजकता हो जाएगी और यही होगा। यदि असली रूप संघ का, चाहे विचारक हो चाहे संघ का कोई कार्यकर्ता हो, मतलब देखता हूं कि आखिर में वो बात आई जाती है। नहीं, अब बुरा ना मानिए, अब बुरा ना मानिए, अब आप सुनिए थोड़ा, क्योंकि तीखी बात है, आपको बुरा लग रहा है, आपको ओपन हो गए तो मैं क्या करूं। अब रहा सवाल, ये कह रहे हैं 1920 में ऐसा ही, बिल्कुल सही, लेकिन 1947 से पहले जितने मुकदमे हुए, सारे मुकदमे वहां के लोग जीते हुए। 47 के बाद एक भी केस नहीं हुआ उस मस्जिद के ऊपर। आप अपनी लेके बैठे हुए, अब इंफॉर्मेशन पूरी पास आपके पास है नहीं, क्या आदेश है? नहीं है। हाँ, एएसआई के मॉन्यूमेंट पर कब्जा करने का आदेश है, प्लीज आदेश है। मॉन्यूमेंट आपका है, एएसआई करेगी ना, एएसआई भारत सरकार कौन है? और वो हमारे देश के संविधान के अंतर्गत है। मैं इस देश का नागरिक कोर्ट में जाए, मैं संविधान के खिलाफ कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप कौन है? संविधान के खिलाफ आप जाएंगे, ये सीधे सीधे आक्रमण है संविधान पर। मैं बता रहा हूँ कल की घटना की तो इतनी वैल्यू नहीं है, घटना संविधान पर आक्रमण है, इस देश में बहुत बड़ा इशारा है। और अगर आज देश नहीं चौंका, ये देश सावधान नहीं रहा, तो ये संविधान तहस नहस कर देंगे। ये सबसे बड़ी बात, संविधान अपने कुरान को मानते हैं, किसी को नहीं मानते। जबरदस्ती की चीज है, आप तो संविधान ही नहीं मानते, आपकी क्या बात मैं करूं? संविधान हम सम्मान करते हैं। आप क्या कह रहे हैं? बोलिए मतीन खान जी, कह रहा हूं कि देखिए, कल का आदेश ही नहीं था, कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं था, ये तो डीएम साहब ने वहां बाकायदा एक षड्यंत्र रच के हुकूमत वक्त से साठगांठ करके वहां पे दंगा कराने का षड्यंत्र रचा वहां पर, इसीलिए जय श्री राम के नारे लगा करके लोगों को उकसा करके वहां पे दंगा कराया। लेकिन और वहां पर मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप, मैं कह रहा हूं जिन लोगों की शांति, अमन और भाईचारा, बिल्कुल शांति, अमन, भाईचारा होना चाहिए, मगर जो लोग वहां मरे हैं, जो बेकसूर लोगों को उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए गोली से मारा है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। बहनों भाइयों, आपका भी शुक्रिया। लेकिन मैं संभल के लोगों से और बाहर भी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, कृपया शांति बनाए रखें, अमन और भाईचारा बनाएं। ये देश हमारा है, ये देश सबका है, ये भूमि सबकी है और इसकी तरक्की में सब कोई सम्मिलित है। इस देश को मिलजुल कर तरक्की के पायदान पर आगे बढ़ाइए।
इस प्रकार से बंटने, लड़ने, कटने, मरने, दंगा फसाद की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत से कॉम्प्लिकेटेड विषय भी हम मिल बैठकर सुलझा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।